Hello aspirants, welcome to our channel Curious Aspirant. Today we are going to discuss very important topic and the topic is Diwani of Bengal. In our last lectures we discussed about Battle of Plassey and then Battle of Buxar. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लो क्योंकि अगर वो नहीं देखे तो इसमें कुछ समझ नहीं आएगा. सो इन 1765 1765 में जो दीवानी थी बंगाल की वो रॉबर्ट क्लाइव को मिल गई थी शाह आलम टू से. तो अब हुआ क्या, अब इसमें अंग्रेज़ों का हमें मोटिव समझना पड़ेगा. वो इंडिया में क्यों आए थे? वो इंडिया में बेसिकली करने आए थे बिज़नेस. तो इंडिया में जब वो बिज़नेस करने आए तो इंडिया में कोई भी चीज़ उन्हें ख़रीदने के लिए ब्रिटेन से सोना एंड चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर लाना पड़ता था. तो जो ब्रिटेन की ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली हो रही थी इनकी बिज़नेस की वजह से. और ब्रिटेन से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही इकलौती कंपनी थी. इनको मोनोपोली मिली हुई थी कि आप ब्रिटेन से आप ही जाके बिज़नेस कर सकते हो. आपको compete करने ब्रिटेन से तो कोई नहीं जाएगा. और यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी वहाँ से लोग आए थे बट ब्रिटेन से कोई नहीं आया था. जब 1765 में इन्हें बंगाल की जो पूरी दीवानी थी वो मिली तो उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई और अब इन्हें ब्रिटेन से कुछ भी नहीं मंगाना पड़ता था, नथिंग. उसके बाद इन्होंने ब्रिटेन से जो गोल्ड एंड सिल्वर आ रहे थे वो लाना बिल्कुल बंद कर दिया. अब ये यहीं से टैक्स कलेक्ट करते थे, यहीं से सामान खरीदते थे और बाहर जाके बेचते थे. अब रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस की और वो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ड्यूअल गवर्नमेंट. अब ड्यूअल गवर्नमेंट जो थी वो थी क्या, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. अब ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव. हमने ये डिस्कस किया किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने. अब जो एडमिनिस्ट्रेशन थी पूरी बंगाल की, जो बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं था, बंगाल, बिहार, आज का जो बांग्लादेश है वो और जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, थोड़ा पार्ट असम को लेके उड़ीसा भी उसमें इंक्लूडेड था. तो ये बहुत बड़ा एरिया था. तो इस पूरे बंगाल को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है पूरे बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन को. एक को कहते हैं दीवानी और एक को कहते हैं निजामत. तो दीवानी का मतलब था, और ये दी जाती है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को. दीवानी का मतलब था कि जितने भी टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी थी वो किसे मिलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी मीन्स. और निजामत का मतलब था जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होती हैं वो दी जाती है नवाब को. अब जब इन्हें दीवानी मिल जाती है तो इनका जो मोटिव था बिज़नेस का, अब ये क्या करते हैं कि जितने भी टैक्सेस होते हैं, टैक्स के रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. दे इवन इंट्रोड्यूस्ड एंड अपॉइंटेड कलेक्टर टू कलेक्ट रेवेन्यूज़. उसके बाद जो कॉमन वेलफेयर, जो कॉमन पीपल का वेलफेयर होता है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है दोनों लोगों के द्वारा. मतलब ना अंग्रेज उस पर ध्यान देते हैं और ना नवाब ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास रेवेन्यू नहीं होता है. तो यू नीड मनी फॉर द वेलफेयर स्कीम्स. जैसे आज के हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनारियो में अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसके लिए रेवेन्यू चाहिए होता है. रेवेन्यू कौन पे करता है? जो टैक्स पेयर्स होते हैं, इनडायरेक्ट, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसके थ्रू जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन होता है उससे कोई भी वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जाती है, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो एंड चाहे वो और कोई भी स्कीम हो. तो उससे जो उस टाइम था 1765 के टाइम था वो ये वेलफेयर, जो भी पीपल का, कॉमन पीपल का वेलफेयर था वो नहीं हो रहा था और वो निगलेक्ट किया जा रहा था दोनों के द्वारा. ना उस पर अंग्रेज़ ध्यान दे रहे थे और ना उस पर कौन ध्यान दे रहा था, नवाब. क्योंकि नवाब जो थे वो पावरलेस थे. मतलब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो थे बट उनके पास पैसा नहीं था कुछ करने के लिए. अब ये जो कंपनी की पॉलिसी थी ये एक जो इवेंट होता है उसका एक कारण बनी और वो इवेंट था ग्रेट फैमिन ऑफ 1770. अब इस फैमिन, जो बंगाल में फैमिन हुए हैं वो दो फैमिन हुए हैं. दो फैमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1770 में होता है और एक 1943 में होता है. तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो तो आपको 1943 का काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, उस पर कॉन्टेंट मिलेगा. और इस पर शशि थरूर जी ने एक बुक भी लिखी है आई गेस. तो अब जो 1770 का फैमिन था वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो जो रॉबर्ट क्लाइव की मिस मैनेजमेंट थी वो फैमिन इसका एग्जाम्पल था. अब इस फैमिन की लोकेशन क्या थी? बंगाल.
पीरियड क्या था 1769 टू 1773। जो इसका पीक टाइम था वो था अप्रैल 1770। और जो डेथ थी इसमें 10 मिलियन डेथ्स हुई थी, मतलब 1 करोड़ डेथ्स हुई थी। और जो उस टाइम पूरी बंगाल की पॉपुलेशन थी उसका 1/3 जो हिस्सा था, 1/3 हिस्सा, मतलब 33.33% हिस्सा वो ख़त्म हो गया था इस बंगाल की फैमिन में। और 10 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट इसको आज की जो चीज़ें हैं उसमें कोई डिस्कस भी नहीं करता है, 1 करोड़ लोगों का मर जाना। अब जो इसमें वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो थी बीरभूम एंड मुर्शिदाबाद इन बंगाल, तिरहुत चंपारण एंड बेतिया इन बिहार। आज का जो बिहार है इसमें तिरहुत चंपारण एंड बेतिया था बिहार में, और बीरभूम एंड मुर्शिदाबाद इन बंगाल, ये जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ थे ये थे। अब जब ये फैमिन आया तो उसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो दीवानी जो राइट्स थे उनके पास, तो सारा रेवेन्यू तो वो कलेक्ट कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये फैमिन था क्या इसके पीछे ब्रिटिशर्स का हाथ था? तो कुछ हिस्टोरियंस की जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि ये फैमिन नेचुरल नहीं था, ये मैन मेड था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसीज़ थी, पॉलिसीज़ की वजह से ये फैमिन हुआ। अब फैमिन तो ऑब्वियसली 2 साल वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, बारिश की वजह से उनके जो क्रॉप फेलियर हुए, क्रॉप फेलियर की वजह से प्रोडक्शन कम हुई है, प्रोडक्शन की वजह से फैमिन आया। बट इतने लोगों का मर जाना इट वाज मैन मेड। अब वो मैन मेड क्यों था वो डिस्कस करते हैं। सो अब जो लैंड टैक्स था और जो ट्रेड के टैरिफ्स थे वो कौन कलेक्ट करते थे? ब्रिटिशर्स। अगर आप वहाँ पे कोई बिज़नेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी बिज़नेस को कर रहे हो, तो उसके जो ट्रेड के टैरिफ्स थे वो कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स। और जो लैंड टैक्स थी जिसमें फार्मर्स खेती करते थे वो भी ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे। अब हुआ क्या, जब ये फैमिन आता है उससे पहले ही जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो लैंड के टैक्सेस थे उन्हें डबल कर दिया था। कैन यू गेस, लाइक डबल। अगर कोई भी उस टाइम पे इंसान अगर 100 रुपीज़ पे कर रहा होगा तो उसे अब 200 रुपीज़ पे करना होगा लैंड टैक्स। एज अ फेमिन अप्रोच्ड कंपनी फेस्ड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। जैसे आज के सिनारियो में हम बात करें तो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो भी रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ कम हुए हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ें पे, जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं उन पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं टैक्सेस। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया कि 70% टैक्सेस लिकर पे बढ़ा दिए। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक ज़रिया है। बट द थिंग इज़ कि अगर वही चीज़ इसेंशियल आइटम्स पे होती, वही चीज़ अगर राइस पे होती, वही चीज़ अगर ऑयल पे होती, वही चीज़ जो हम रोज़ खाते हैं अगर सब्जियों पे होती, तो वो बहुत ज़्यादा हिट करती पीपल को, कॉमन पीपल को। तो अब इन्होंने क्या किया, जब इनके फैमिन यहाँ पे 70 में आता है तो जो प्रॉफिट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो गिरने शुरू हो जाते हैं। जब प्रॉफिट गिरने शुरू होते हैं तो ऑलरेडी जो लैंड टैक्स डबल था उसमें ये क्या करते हैं, एडिशनल 10% और जोड़ देते हैं। मतलब अगर कोई इंसान पहले लैंड टैक्स 100 रुपीज़ पे कर रहा था, डबल होने के बाद वो 200 रुपये पे कर रहा था, अब 200 का 10% अगर आप और जोड़ लेते हो तो अराउंड 220 रुपीज़ अब वो पे करेगा एज अ लैंड टैक्स। अब जो कल्टीवेशन थी वहाँ पे, अब क्योंकि जो हमारे इंग्लिश मैन थे उन्हें बिज़नेस करना था, तो बिज़नेस जब वो वहाँ पे इंग्लैंड में जाके चीज़ें बेचते थे तो वो यहाँ से क्या उगाते थे, जो कल्टीवेशन थी ओपियम पॉपी की, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया यहाँ से। तो जब यहाँ पे वो कल्टीवेशन होगी तो राइस की एंड वीट की कल्टीवेशन कम हुई, तो इसकी वजह से जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो भी कम होनी शुरू हो गई। उसके बाद जब फूड की शॉर्टेज हुई, ग्रेन की शॉर्टेज हुई, तो जो कंपनी के पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिससे वो क्रॉप फेलियर को या ग्रेन शॉर्टेज को काबू कर सकें, क्योंकि उन्होंने सारे एक्सपोर्ट कर दिए थे ऑलरेडी। और इसमें एक बहुत ही इवेंट इम्पॉर्टेंट किसी ने कोट किया है, सम हिस्टोरियन ने, एंड ही कॉल्ड रॉबर्ट क्लाइव एन अनस्टेबल सोशियोपैथ whose policies contributed to mass famine and widespread atrocities. So, revenue earned by British company were higher in 17
1771 देन इन 1768। अब फेमिन 70 में अपने पीक टाइम पे था, तो रेवेन्यू जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 1771 में बहुत ही ज़्यादा थी रादर देन इन 1768। जो 1768 में जितना उन्होंने कलेक्ट किया था, मतलब मान लो अगर 1768 में उन्होंने सपोज़ हम करते हैं कि अगर 5 करोड़ उन्होंने कलेक्ट किया था, तो वो बढ़ के हो जाती है बहुत ही ज़्यादा इन 1771, जबकि उस टाइम फैमिन आया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो फिर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के पास पहुंचती है। उसके बाद एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। बट ये सारी जो चीज़ें थी, ये ड्यूल गवर्नमेंट एंड बंगाल फेमिन, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। होप यू लाइक दिस वीडियो and all the information given. We will meet you in our next video and we will discuss all the regulating acts.